नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं सुशील बहुगुणा। चक्रवाती तूफान मीचोंग ने बीते हफ्ते तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के एक बड़े इलाके में काफी तबाही मचाई। तूफान के कारण हुई भारी बारिश से कई निचले इलाके पानी में डूब गए। शहर में रहने वाले लोगों से लेकर गांव में रहने वाले हजारों किसानों तक को भारी नुकसान पहुंचा। कई रिहायशी इलाके बारिश से आई बाढ़ के पानी में डूब गए। हजारों एकड़ खेत पानी में डूब गए। तबाही की वो तस्वीरें हमने आपको पिछले हफ्ते दिखाई और ये भी बताया कि वो बाढ़ कुदरत से ज्यादा इंसानी लापरवाही का नतीजा है। खासतौर पर चेन्नई ने बीते 30-40 सालों में जो बाढ़ के दौरान तबाही है उसका सामान खुद जुटाया। खैर, बाढ़ की शक्ल में आया वो पानी तो अब धीरे धीरे अधिकतर इलाकों से उतर चुका है, लेकिन अपने पीछे नुकसान की ऐसी कई निशानियां छोड़ गया है जो काफी समय तक हमें कचोटती रहेंगी। इन तस्वीरों को देखिए। यहां पानी के ऊपर 20 वर्ग किलोमीटर इलाके में ये काला तेल यानी पेट्रोलियम तैर रहा है, जिसने यहां तटीय इलाके और उसमें मिलने वाली जलीय वनस्पति और मछलियों को भारी नुकसान पहुंचा दिया है। ये चेन्नई से लगा एन्नौर क्रीक है, जिसका पानी सीधे समंदर में जाता है, यहां बंगाल की खाड़ी में गिरता है। तूफान गुजर गया, लेकिन इस तेल की शक्ल में हमारी लापरवाही के निशान वो यहां छोड़ गया। यहां टार की बॉल्स, तेल की मोटी परतें तट के किनारे साफ दिख रही हैं। तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक इस बात के साफ सबूत हैं कि ये तेल चेन्नई की रिफाइनरी चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी CPCL से बकिंघम कैनाल में लीक हुआ और फिर वहां से एन्नौर क्रीक पहुंच गया। बोर्ड ने कहा कि बारिश के पानी की निकासी के लिए बने स्टॉर्म वाटर सिस्टम में गड़बड़ी होने की वजह से CPCL का तेल बकिंघम कैनाल में पहुंचा, यानी रिफाइनरी की गड़बड़ी से ये तेल यहां फैला है। मंगलवार को नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने खुद इस गंभीर मामले का संज्ञान लिया और आदेश दिया कि एन्नौर क्रीक में तेल को और फैलने से रोकने के लिए युद्ध स्तर पर काम करना होगा, क्योंकि यहां से ये तेल आगे समुद्र में फैल सकता है। ट्राइब्यूनल ने यह भी कहा कि पानी में मिले तेल को निकालने के लिए सुरक्षित वैज्ञानिक विधियों का इस्तेमाल किया जाए। इस मामले में CPCL को यह निर्देश दिया गया कि वो ये बताए कि उसने अभी तक क्या कार्रवाई की है और इसके लिए फोटोग्राफ और ड्रोन से ली गई हवाई तस्वीरों को सबूत के तौर पर पेश करें। NGT ने प्रशासन से कहा कि एन्नौर क्रीक में तेल के फैलने के कारण वहां के मछुआरों की आजीविका को हुए नुकसान की भरपाई को वो करे और ये सुनिश्चित करे कि समुद्र और बैकवाटर्स में मछली पकड़ने की गतिविधियां जल्द से जल्द शुरू हों। खास बात यह है कि तेल से निपटने के मामले में पहले तो जांच के नाम पर देरी हुई और फिर बड़ी मशीनों के इस्तेमाल में भी देरी की गई। शुरू में स्थानीय मछुआरों को ही पानी से तेल निकालने के काम में लगा दिया गया। मछुआरों को उनकी नावों में आप देख सकते हैं इस तरह से भेजा गया, नीले ड्रम लेकर और कुछ फनल लेकर, साथ में मग लेकर, जहां उन्होंने जगों के जरिए पानी के ऊपर तैरते तेल को निकाला और ड्रम में भरा। A thick layer of oil spill hitting on these boulders, and in the waters you see again a strong indication of presence of oil. The kind of oil they have collected from this, so thick it's not even going through this funnel, and the Coast Guard says the oil spill has spread to around 11 kilometers from here, entering the sea. And environmentalists say the damage has already been done to this very sensitive ecosystem here. They have blamed the government and the CPCL of taking their own sweet time instead of putting up buoys and systems in place to check the spread of the spill. They have been investigating, allowing this to spread. और तेल को निकालने का, पानी से इस तेल को निकालने का काम कई दिनों से जारी है, लेकिन तेल से निपटने के लिए पहले ही बड़ी मशीनों को लगाया जाना चाहिए था। तेल को निकालने के लिए अब जाकर ऑयल बूमर्स, स्किमर्स और गली सकर मशीन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। 75 नावें और 300 लोग तेल रिसाव से निपटने में लगे हुए हैं, लेकिन पर्यावरण के जानकारों का कहना है कि ये बहुत देरी से हुआ और ज़रूरत के हिसाब से बहुत कम है। तेल के रिसाव पर काबू पाने के लिए ऑयल बूमर सबसे पहले इस्तेमाल करने चाहिए थे, लेकिन जांच के चक्कर में उन्होंने काफी देरी कर दी और इससे पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील एन्नौर क्रीक को भारी नुकसान होगा। The maximum damage is likely to be done inside the contained the system of the river and the estuary, and the river and estuary happen to be the most productive parts of the marine ecosystem.
Many call this as a pathetic response because the CPCL, which the Tamil Nadu Pollution Control Board has blamed to have been responsible for this oil spill, has not deployed any technology, but it has commissioned fishermen to manually collect the oil spill and take them in these containers. इस बीच इस मुद्दे पर तमिलनाडु सरकार और चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपनी अब तक की कार्रवाई का ब्यौरा दिया है। एनजीटी काफी नाराज है इस मामले में और उन्होंने अपनी कार्रवाई का ब्यौरा दिया। तमिलनाडु सरकार के मुताबिक एन्नौर क्रीक 7260 लीटर तेल और 20 टन उससे खराब हुई मिट्टी को निकाल लिया गया है एन्नौर क्रीक और आसपास के इलाके से। IIT मद्रास को इस तेल के रिसाव की जांच के लिए कहा गया है। उधर CPCL ने आश्वासन दिया है कि रविवार तक 95% तेल को पानी से निकाल लिया जाएगा। CPCL ने यह भी बताया कि रिफाइनरी से करीब 48,000 क्यूबिक फुट पानी निकाल लिया गया था, लेकिन तेल कितना था इस पर अभी कोई आंकड़ा उसने नहीं दिया है। तो बड़ा नुकसान हो चुका है। उधर जो मछुआरे हैं उनकी आजीविका पर काफ़ी असर पड़ा है। उनका कहना है कि जितने इलाके में तेल समुद्र में फैला है वहाँ जलीय जीव जंतुओं को भारी नुकसान पहुंचा है, मछलियाँ मर गई हैं और इससे मछुआरे अब खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या, ये बड़ा संकट उनके सामने खड़ा हो गया है। மீன் சுத்தமாக இல்லாத போச்சு சார், இந்த ஆயில்னால மீனெல்லாம் செத்து போச்சு. அதனால் வந்து இங்கே வாழ்வாதாரமே இல்லாத இருக்கோம். என்னைக்கு வந்தது அதிலிருந்து இன்னும் தொழிலே பண்ண முடியல। एन्नौर क्रीक तक पहुंचने से पहले CPCL से निकला ये जो पानी है, ये तेल जो है, ये बाढ़ के पानी के साथ चेन्नई के कई रिहायशी इलाकों में भी फैला था, क्योंकि जो मेचोंग तूफान था उस दौरान चेन्नई के बड़े इलाके में बाढ़ आई। CPCL के आसपास भी बाढ़ का पानी जो है वो फैला और फिर वहाँ से जो तेल का रिसाव हुआ वो पानी के साथ आसपास के रिहायशी इलाकों में चला गया। ये रिहायशी इलाका आप देख सकते हैं, पानी उतरने के बाद यहाँ तेल फैलने की निशानी दीवारों पर साफ दिख रही है। हमारे सहयोगी सैम डेनियल भी दिखा रहे हैं कि किस तरह ज़मीन से 3-4 फुट ऊपर तक पानी चढ़ गया था और जब वो निकला तो साफ पता लग रहा है कि सबसे ऊपर तेल की एक मोटी परत थी, करीब 1 फुट के आसपास मोटी। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल बाढ़ से पानी यहाँ भरता ही है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि उसके साथ तेल भी तैर रहा था। स्थानीय लोगों की संपत्ति को तो इस तेल से नुकसान पहुंचा ही, उनकी सेहत के साथ भी इसने खिलवाड़ किया। कई लोगों को यहाँ त्वचा यानी स्किन से जुड़े इन्फेक्शन हो गए हैं, सांस लेने में दिक्कत की शिकायतें भी आ रही हैं। उनका कहना है कि इन हालात से निपटने में उन्हें मदद देर से मिली और वो भी काफ़ी कम मिली। In the rain also, in the cyclone, we always get water over here. It's always being flooded. That is not a main issue, but in this year particularly, that oil spills have covered all these areas, and because of that oil spill, all of us get skin irritations and oil you can see all the skins are peeling out. और अब बढ़ते हैं अगले मुद्दे की ओर। अपने पर्यावरण से जुड़े मुद्दे को लेकर हम लापरवाह हैं, ये बार बार साफ सामने आता है कि पर्यावरण की जैसे हमें कोई फिक्र है ही नहीं। और पूरी दुनिया के सामने गर्म होती धरती यानी ग्लोबल वार्मिंग आज सबसे बड़ी समस्या बन गई है। इसके बावजूद पर्यावरण को लेकर हम बेफिक्र रहते हैं, जबकि आए दिन मौसम का मिजाज बिगड़ते हुए हम देख रहे हैं। इस साल सर्दियां ही आप देखिए कितनी देरी से आ रही हैं। गर्मियों में गर्मी अति पड़ने लग गई है। सूखे के हालात हर साल बड़े इलाके को अपने आगोश में ले रहे हैं। बरसात के दिनों में कई बार बारिश का इंतजार ही रह जाता है और कभी बारिश होती है तो हम ये देखते हैं कि कम जगह पर अचानक बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, अतिवृष्टि हो गई, जो तमाम इंतजामों को उखाड़ फेंकती है। जन धन की अरबों रुपए की हानि हम कुछ ही घंटों में होते हुए देखते हैं। ध्रुवों की बर्फ पिघल रही है, ये जानते हैं हम। समुद्र का जल स्तर इससे बढ़ रहा है। द्वीपों पर बसे कई देशों के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया। हिमालय में ग्लेशियरों के पिघलने की गति बढ़ गई है। कभी नदियों में पानी बहुत घट जाता है, कभी वो इतनी विकराल हो जाती हैं अचानक कुछ ही देर में कि तटीय इलाकों को बहा ले जाती हैं। ये सब बातें डराती हैं कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन लगता नहीं कि हमें कुछ खास चिंता है। वैसे इससे निपटने के लिए दुनिया भर में कोशिशें होती हैं। इसी से निपटने के लिए दुनिया के सभी देश हर साल किसी एक जगह जमा होते हैं, ये माथापच्ची करने के लिए कि ग्लोबल वार्मिंग से कैसे निपटा जाए। इस साल ये बैठक संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में हुई, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज यानी COP28 के नाम से। इसके तहत करीब 200 देशों के प्रतिनिधि कई दिन तक एक मसौदे पर एकमत होने की कोशिश करते रहे कि ग्लोबल वार्मिंग को
पेरिस समझौते में तय 1.5 डिग्री की सीमा के भीतर रखने के लिए क्या किया जाए। लेकिन ये 1.5 डिग्री की सीमा क्या है जिसका अक्सर जिक्र होता है। क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर दिसंबर 2015 में जो पेरिस समझौता हुआ उसमें यह सीमा तय की गई थी कि दुनिया का औसत तापमान औद्योगिक क्रांति शुरू होने से ठीक पहले के औसत तापमान से 2 डिग्री कम रहना चाहिए और कोशिश हो कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रहे। लेकिन इस बार तो आपको याद होगा, इस अगस्त का तापमान ही आप देखें 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को छू चुका था, जिस पर दुनिया भर में चिंता जताई गई। बल्कि इस साल 80 से ज्यादा दिन ऐसे रहे जब औसत तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। जिस तापमान की पेरिस समझौते में बात की है वो जो एक तरह से हमने अपने लिए एक रेखा बनाई हुई थी वो कई बार टूट चुकी है। पेरिस समझौते में जिस औद्योगिक क्रांति से ठीक पहले की बात करते हैं वो भी समझना जरूरी है कि औसत तापमान किस औद्योगिक क्रांति से पहले की बात करता है। सवाल उठता है कि कौन सा दौर है वो औद्योगिक क्रांति का। आईपीसीसी की 5वीं रिपोर्ट में इसे 1850 से 1900 के बीच का दौर माना गया है, यानी धरती का तापमान 50 साल के इस दौर के औसत तापमान से 1.5 डिग्री ऊपर नहीं जाना चाहिए। यानी उस समय जो औसत तापमान था उससे 1.5 डिग्री ऊपर आज का तापमान नहीं जाना चाहिए। अगर इससे ऊपर जाता है तो खतरा ये होगा कि जो नुकसान इससे होगा मौसम के बदलाव की शक्ल में और उससे जो बाकी नुकसान होंगे उनकी भरपाई नहीं हो पाएगी। तो सोचिए वो सीमा तो एक तरह से हमने इसी साल कई बार छू ली। वो क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट कितनी बार आ गई। इस सम्मेलन में जितनी बार भी जायजा लिया गया यानी COP28 में हर बार यही पता चला कि 1.5 डिग्री का लक्ष्य तेजी से हाथ से निकल रहा है। इसके बावजूद ऐसे अहम मामले में कोई आम सहमति आसानी से नहीं बन पाती, क्योंकि हर देश की अपनी मजबूरी है। यही वजह है कि मसौदे पर एक राय होते होते आखिरी दिन आ गया, तब जाकर एक मसौदे पर मोटी सहमति बनी। हालांकि जानकारों का कहना है कि जो सहमति बनी वो भी काफ़ी नहीं है और उस पर अमल करने का जो रास्ता है वो भी पूरी तरह अभी साफ नहीं है। लेकिन फिर भी जानना ज़रूरी है कि सहमति के इस मसौदे में क्या क्या खास कहा गया है। दुबई में COP28 की इस बैठक को इस मायने में भी यादगार माना जाएगा कि पहली बार ये माना गया कि दुनिया को फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म ईंधनों के इस्तेमाल से दूर हटने की ज़रूरत है, फेज आउट करने की ज़रूरत है, ताकि 2050 तक नेट ज़ीरो इमिशन का लक्ष्य हासिल कर लें। तो इसके लिए फेज डाउन शब्द का इस्तेमाल मसौदे में किया गया। फॉसिल फ्यूल्स हैं जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, गैस वगैरह जो हमें प्रकृति से मिलते हैं। ऊर्जा के लिए इनका इस्तेमाल दुनिया में 80% ग्रीन हाउस गैसों के लिए जिम्मेदार है। पेरिस समझौते में भी इस बात पर सहमति नहीं बन पाई थी कि फॉसिल फ्यूल्स से कैसे निपटा जाए। इस बार फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल को धीरे धीरे खत्म करने की बात तो हुई, लेकिन कोई समय सीमा या लक्ष्य तय नहीं किए गए। कई देश चाहते थे कि फॉसिल फ्यूल को फेज डाउन की जगह फेज आउट किया जाए, यानी फेज आउट शब्द का इस्तेमाल मसौदे में हो, जिसका मतलब है कि इस तरह आगे बढ़ें कि फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल पूरी तरह बंद हो जाए। जो नाराज हो रहे थे देश, उनमें ज़्यादातर विकसित देश थे, क्योंकि वो विकास कर चुके हैं, उनको इतनी ज़रूरत शायद इसकी नहीं है, या फिर उनके पास रिन्यूएबल एनर्जी काफ़ी हो चुकी है। लेकिन विकासशील देश ये खतरा नहीं उठा सकते, क्योंकि उन्हें अभी काफ़ी काम करना है, काफ़ी विकास करना है और अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए वो फॉसिल फ्यूल्स पर यानी कोयले, तेल, गैस पर निर्भर है काफ़ी हद तक। यह भी तय हुआ COP28 में कि दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी यानी अक्षय ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा वगैरह से ऊर्जा उत्पादन की क्षमता जो है उसे 3 गुना कर दिया जाए। भारत इस दिशा में काफ़ी तेज़ी से वैसे बढ़ रहा है। इस नतीजे की पहले से काफ़ी उम्मीद थी कि रिन्यूएबल से जो उत्पादन है वो 3 गुना किया जाएगा और ये मसौदे में रहेगा। इसके अलावा ऊर्जा के इस्तेमाल की जो दक्षता है, इफिशियंसी है, उसको भी 2 गुना करने पर सहमति बनी है। अगर इन 2 कदमों पर ही अमल कर दिया जाए तो आज से लेकर 2030 तक 7 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम हो जाएगा, जो किसी और कोशिश से ज़्यादा कारगर रहेगा। तो इस दिशा में काफ़ी काम होना चाहिए, यानी रिन्यूएबल से उत्पादन भी बढ़े और उसकी इफिशियंसी भी हो। लेकिन फिर वही सवाल है कि इन लक्ष्यों पर आगे बढ़ने का रोड मैप क्या होगा, रास्ता क्या होगा, किस देश की जिम्मेदारी कितनी होगी, तो ये भी अभी पूरी तरह से इसमें तय नहीं हुआ है। एक और मुद्दा है मीथेन उत्सर्जन का। इसमें कटौती पर आम राय भी इस सम्मेलन की एक बड़ी उपलब्धि मानी गई। कहा गया कि कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी ग्रीन हाउस गैसों के लिए जिम्मेदार बाकी गैसों पर काबू पाया जाए, उनका उत्सर्जन घटाया जाए। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा बाकी गैसों को हम देखें तो उनमें सबसे ज़्यादा जो आगे है वो मीथेन है,
जो कार्बन डाइऑक्साइड से 80 गुना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग की क्षमता रखती है, यानी उससे ज्यादा खतरनाक है। कुल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में मीथेन का हिस्सा 25% है, लेकिन कई देश मीथेन के मामले में खुलकर आगे नहीं आ रहे, खासतौर पर भारत जैसे देश जो कृषि और मवेशी पालन पर काफी निर्भर है। सबसे ज्यादा मीथेन का उत्सर्जन आपको बता दें कृषि के कामों से होता है या मवेशियों से होता है, और जो भी देश इस पर निर्भर हैं वो आसानी से इसके लिए तैयार नहीं होंगे कि मीथेन पर इतनी तेजी से काबू पाया जाए, जबकि बाकी अभी चीजें जो होनी है वो बाकी हैं, इसलिए बाकी मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। खास बात यह है कि इस पॉइंट पर भी 2030 के लक्ष्य के हिसाब से आगे का कोई खाका नहीं बना। लॉस एंड डैमेज फंड यानी हानि एवं क्षति निधि बनाने का भी फैसला हुआ। इसके तहत COP28 के पहले ही दिन एक फंड बनाया गया, जिसमें मेजबान संयुक्त अरब अमीरात समेत कई देशों ने फंड देने का वादा किया। वैसे ये फंड बनाने का फैसला पिछले साल शर्म अल शेख की कॉन्फ्रेंस में ही हो गया था, लेकिन ये बना नहीं था। इस बार सम्मेलन का अंत होते होते 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि इस फंड में जमा हो चुकी थी। इस पैसे का मकसद ग्लोबल वार्मिंग से होने वाली आपदाओं से नुकसान झेलने वाले देशों की मदद करना है। गरीब देश भी हर साल ऐसी आपदाओं की बड़ी मार झेलते हैं और जिसके लिए वो अकेले जिम्मेदार नहीं हैं, तो ये फंड उनके लिए राहत की तरह है। दुबई में हुई COP28 में कमजोर और गरीब देशों के लिए ये एक खास फैसला रहा। तो ये तय है कि धरती की आबो हवा में बड़ा बदलाव हो रहा है और हो भी चुका है। एक तरीका तो इसे रोकने का है और दूसरा यह है कि जो हो गया उसके साथ आप कैसे जिएं या उसे कैसे झेलें। जब भी किसी चीज को झेलना मजबूरी हो जाए तो आप फिर उसके अनुकूल खुद को करने की कोशिश भी करते हैं। बदलते पर्यावरण के साथ ये भी एक रणनीति है जिसे अनुकूलन कहते हैं। COP28 में दुनिया भर में अनुकूलन पर जोर दिया गया, जैसे इस तरह के कृषि उत्पादों और अनाजों का उत्पादन किया जाए जिन्हें बदली हुई आबो हवा से नुकसान न हो, जो पानी की कमी को झेल सकें। पानी की कमी दुनिया भर में बढ़ ही रही है, आप देख रहे हैं। तो इस अनुकूलन के लिए एक फ्रेमवर्क को अपनाने की बात हुई है, लेकिन उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? देशों को अपने अपने स्तर से अपने अपने अनुभव और आबो हवा के हिसाब से अनुकूलन करना होगा। ये तमाम चीज़ें हैं। तो इस पूरे मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हैं इंडियन एक्सप्रेस के वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ सिन्हा, जो अब से कुछ देर पहले ही दुबई में COP28 कॉन्फ्रेंस से लौटे हैं भारत, और घर पहुंचते ही हमने उन्हें इस चर्चा के लिए बुला लिया। अमिताभ जी, आपका स्वागत है। पर्यावरण पर आपकी शानदार रिपोर्ट्स का हम लगातार उन्हें पढ़ते रहते हैं। आप अभी दुबई से लौटे, हमने इस चर्चा में आपको बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल कि ये जो एक बहुत बड़ी कवायद हर साल होती है, दुनिया के 200 देश इसमें हिस्सा लेते हैं, एक आम आदमी के नज़रिए से समझा जाए कि क्या होता है वहाँ पर, दुनिया के आम लोग इस पर क्यों नज़र रखें, उनके लिए क्यों ज़रूरी है, क्या निकलता है वहाँ से उनके लिए? नमस्कार। एक्चुअली देखने से तो ऐसा लगता है कि वो पता नहीं क्या बातें हो रही हैं और हमारे से उससे संबंधित है या नहीं है, लेकिन ये है कि वहाँ जो भी निर्णय लिए जाते हैं इस तरह की बैठकों में, उसका प्रभाव सीधे न सीधे हमारे ऊपर पड़ता है, हमारे ऊपर और बाकी जितने लोग हैं सबके ऊपर ये पड़ता है। क्योंकि अभी आप जैसे बता भी रहे थे कि ये जो सारा जो डिबेट है जलवायु परिवर्तन, ये सीधे सीधे जो है सो हमारे ऊर्जा के स्रोतों से जुड़ा हुआ है, और ऊर्जा के स्रोत जो हैं वो सीधे सीधे हमारे इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं। हमारी जो पूरी अर्थ प्रणाली है और जो मीडियम ऑफ प्रोडक्शन है, जो कंजम्पशन है, वो उससे जुड़ा हुआ है। तो अगर उसमें किसी तरह की भी बदलाव करने की जरूरत पड़ती है, और बदलाव की जरूरत है तभी जो है सो ये जो एमिशंस को हम कर सकेंगे, एमिशन को कम करने के कारण जो बदलाव करने पड़ेंगे हमें, उस बदलाव का असर पड़ेगा हमारे इकोनॉमिक प्रोडक्शन पर, हमारे जो कंजम्पशन की जो पैटर्न्स हैं उस पर। तो उसका इसीलिए वो जो है सो हम लोगों से एकदम सीधा जुड़ाव है। तो देखने से ये जरूर लगता है कि पता नहीं क्या बातें चल रही हैं और मतलब हवा में बातें हो रही हैं और इसका हमारे ऊपर कोई असर है भी या नहीं, लेकिन हर निर्णय वहां जो भी लिया जाए, जैसे अभी आप एग्रीकल्चर की बात बता रहे थे कि वहां जो है सो ये मीथेन का जो है उत्सर्जन जो है वो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, और अगर उसको किसी तरह से मान लीजिए कि कम करने की जरूरत पड़ी और देशों पे जो है सो जोर लगाने की जरूरत पड़ी कि ये जो है सो मीथेन का हम उत्सर्जन कम कर सकें, तो उसके लिए जो एग्रीकल्चरल पैटर्न्स हैं, जो क्रॉप पैटर्न्स हम जो इस्तेमाल करते हैं,
उसमें जो है सो बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी, और उसमें बदलाव करने का सीधा सीधा असर हमारे लोगों पर पड़ेगा, है ना। तो इसलिए ये बहुत लोगों को लोगों के प्रभाव की उनको उनको जो है सो इफेक्ट करता है सभी वहां जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं, और ये बहुत लंबा एक डायलेमा है देशों के लिए, और इसीलिए इतनी सारी जद्दोजहद होती है कि कैसे लोगों पर इसका जो है सो असर कम किया जाए। और सबसे बड़ा जो डायलेमा है वो ये है कि क्या हम आज के लोगों की जिंदगी बेहतर करें, या हम आगे की जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए धरती को बचा सकें। ये जो ट्रेड ऑफ है आज लोगों की जिंदगी को बेहतर करने की, और उसके बजाय कि हम थोड़ा सा अभी कम करें और फ्यूचर के लिए आने वाले जनरेशन्स के लिए धरती को बचाए रखें, ये जो डायलेमा है इसी के ऊपर जो है सो सारी बहस है कि कैसे उसका बैलेंस क्या होना चाहिए। जी बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी है कि आने वाली पीढ़ियों को वैसी ही धरती दी जाए जैसी कि हमें हमसे पहले वाली पीढ़ी को मिली थी, और इसीलिए माथापच्ची हो रही है। इस तरह की जो बैठकें होती हैं, ये हर साल जो कॉप की बैठक होती है, लगातार हम खबरें देखते हैं कि इस देश का ये रुख है, इस देश का ये रुख है, विकसित देशों का कुछ और ही कहना है, विकासशील देश कुछ और ही कह रहे हैं, और कुछ देश जो बड़े छोटे छोटे द्वीपों में रहते हैं उनको तो लगता है कि उनका अस्तित्व जो है वो संकट में है। तो इस वजह से कोई एक जो मसौदा है वो नहीं बन पाता, पहले दिन से तैयारी हो रही होती है और आखिर का दिन आ जाता है। क्या ये खींचतान होती है, किस तरह की खींचतान होती है, क्यों ये खींचतान होती है देशों के बीच में? वहां देखिए, हर किसी की पोजीशन बड़ी अलग अलग है। जिस स्थिति में लोग हैं, विकासशील देशों में लोगों के जो चुनौतियां हैं वो थोड़ी दूसरी हैं, जो विकसित देशों की चुनौतियां हैं वो दूसरी हैं, उनके डिमांड्स दूसरे हैं। जो छोटे छोटे देश हैं उनके डिमांड्स बहुत दूसरे हैं। तो लोग जो हैं, और जो भी वहां, जैसा मैंने कहा, निर्णय जो होते हैं उसका प्रभाव सब पर पड़ेगा। इसलिए सब लोग इस कोशिश में रहते हैं कि कैसे इस प्रभाव को कम किया जाए, जो हमारे खिलाफ नहीं जाए, या हमारी जो है सो जिंदगी और बदतर ना हो, इंप्रूव कर सके, थोड़ी बेहतर हो। तो ये तो कंपीटिंग इंटरेस्ट है सबका, जो है सो सबके कॉमन इंटरेस्ट ये है कि दुनिया को और ये जो धरती को एक साफ सुथरा जलवायु जो है सो उसका प्रिजर्व किया जाए, ये कॉमन है। लेकिन एट द सेम टाइम जो है सो लोगों के कंपीटिंग इंटरेस्ट भी हैं, जिसमें कि ईंधन के स्रोत जो हैं किस तरह के लगाए जाने चाहिए, कहाँ लगाए जाने चाहिए, और लोग चूंकि अलग अलग प्रोग्रेशन पर हैं, देश जो है सो उनकी स्थिति अलग अलग है, इसलिए जो है सो एक दूसरे की जो इंटरेस्ट्स हैं वो क्लैश करते हैं। तो हर देश चाहता है कि जो कॉमन गोल है वो तो जरूर उसकी तरफ बढ़ा जाए, लेकिन साथ साथ जो हमारे अपने इंटरेस्ट हैं उसको भी किस हद तक प्रोटेक्ट किया जा सकता है वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और इसी पर जो है सो आप हर साल देखते हैं, और इसी के कारण चूंकि अब 194 देश हैं, 197 देश इसमें भाग लेते हैं, तो जो निर्णय जो निकल के आता है वो बहुत एम्बिशियस नहीं होता है। वो जो है सो बहुत जिसकी ये कहें कि मतलब निर्णय की जो एम्बिशन होती है वो थोड़ी कम ही होती है, क्योंकि उसको सब सारे देशों को एग्री करना होता है। तो ये जरूर है कि जो कॉमन गोल है वो जो है सो अभी थोड़ा मार खा रहा है, वहां तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, और उससे हम काफी पीछे हैं। और लोग जो है सो अभी अपने अपने इंटरेस्ट को किसी तरह से बचा पाने में या कोशिश कर रहे हैं, और उस चक्कर में जो है ये कॉमन गोल जो है पूरी दुनिया का जो गोल है वो थोड़ा सा पीछे छूट जा रहा है। हम जैसे भारत की ही बात करें कि भारत भी अपना उसमें एक रुख रखता है जिसमें कि विकसित देशों से अलग होता है, विकासशील देशों के साथ होता है। भारत को विकास भी करना है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, सबसे बड़ी आबादी वाले देश को पर्यावरण भी बचाना है। तो कैसे इन दोनों के बीच में तालमेल भारत करता है इस तरह की बैठकों में? यही मुद्दा सबसे बड़ा है। ये जो डिलेमा जिसकी मैंने पहले भी बात की कि हम अभी जो है सो अपना ग्रोथ करें, हम अपना विकास को बढ़ाएं, उसकी रफ्तार तेज करें,
और अगर हम ये करना चाहते हैं आज के दिन में, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे अभी भी बहुत गरीबों की जो तादाद है वो बहुत ज्यादा है, उनकी लाइफ को बेहतर करना, उनकी जिंदगी को में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। लेकिन उसके लिए वही आपको एनर्जी की जरूरत है, एनर्जी, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की कंजम्पशन की जरूरत है, और उस एनर्जी में इमिशंस होगा। तो ये शॉर्ट टर्म में हमें इमिशंस करना पड़ेगा ताकि हम लोगों की जो है सो जिंदगी को इंप्रूव कर सकें। तो ये अभी की जरूरत है। और जो लॉन्ग टर्म जरूरत है, जो धरती, जब जो सबका कॉमन गोल है कि भाई इतना ज्यादा उत्सर्जन ना हो कि धरती बचे ही ना, या इस हाल में बचे कि मतलब आगे की जिंदगी, आगे की पीढ़ियां जो आएंगी उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाए। तो ये बहुत बड़ा ये जो प्रॉब्लम है इस सारे क्लाइमेट के नेगोशिएशंस में, ये जो है सो कोर मुद्दा है। अब इसमें ये था कि जो लोग ऑलरेडी जो है सो विकसित हो चुके हैं, उनको जो है सो ये अधिकतर भार उनके ऊपर जाना चाहिए। और यही सारा जो है सो अगर आप ये क्लाइमेट के नेगोशिएशंस को देखें तो शुरू से ये जो प्रिंसिपल है वो ये है कि जो ऑलरेडी विकसित हो चुके हैं और उन्हीं देशों ने जो है सो सबसे ज्यादा उत्सर्जन किया भी है, तो एक पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल के अनुसार भी जिन्होंने ये पोल्यूशन सबसे ज्यादा किया है या जिन्होंने सबसे ज्यादा उत्सर्जन किया है, हटाने की जिम्मेवारी भी, कम करने की जिम्मेवारी भी उन्हीं पर सबसे ज्यादा होनी चाहिए। ये एक मतलब पोल्यूटर्स पे एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ है जो कि हर बहुत जगहों में अप्लाई होता है, खास करके एनवायरनमेंट के मामलों में। तो जो जिन्होंने किया है, और वो वही देश हैं जो जिनकी की स्थिति भी अच्छी है, जो कि उत्सर्जन को कम करने की स्थिति में है, इसलिए जो ज्यादा भार है वैसे ही देशों पर होना चाहिए। और ये जो है सो बहुत बढ़िया से एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है क्लाइमेट नेगोशिएशंस में, और ये हर बार लिखा भी जाता है। बस ये है कि इस पर अमल नहीं हो पाता है। तो अगर आप देखें कि जो सबसे ज्यादा विकसित देश और सबसे ज्यादा एमिशन वाले देश जो हैं, क्या उन्होंने अपने जो है सो उत्सर्जन में जितनी जरूरत थी वो उतनी कमी की? वो उन्होंने नहीं की है। यूरोपियन यूनियन ने तो फिर भी काफी कुछ किया है, लेकिन अगर आप देखें कि अमेरिका जो कि अभी तक का जिसके हिस्टोरिकल एमिशंस ना सबसे ज्यादा है, और जो कि अभी भी दुनिया का सबसे नंबर 1 इकोनॉमी है, जो कि सबसे डेवलप्ड है, तो वहां क्या उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी की जो इस सारे क्लाइमेट नेगोशिएशंस में उसके ऊपर एक जिम्मेवारी है? क्या उस जिम्मेवारी को पूरा किया गया? तो वो नहीं है। और चूंकि उन लोगों ने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई, इसलिए अब ये जो भार जो है वो ट्रांसफर हो रहा है भारत जैसे विकासशील देशों पर, और अनफॉर्चुनेटली बहुत छोटे छोटे देशों पर भी, जिन पर की इसका जो क्लाइमेट चेंज की जो मार है वो सबसे ज्यादा जो है छोटे छोटे देशों पर पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी इस शानदार बातचीत के लिए, इस जानकारी के लिए। विकसित देश हमेशा की तरह वहाँ भी बाँह मरोड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन जो विकासशील देश हैं, छोटे देश हैं, वो भी अपना रुख उससे हट नहीं रहे। और कहीं ना कहीं इसी खींचतान में हर बार COP28 निकलता है और कुछ नतीजे उसमें सामने आते हैं, उन पर ज़मीन पर ढंग से अमल हो तो कुछ बात बने। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बात संसद की सुरक्षा में कल लगी सेंध की। इस मुद्दे पर आज संसद की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में नारेबाजी हुई। इसके बाद लोकसभा से 13 और राज्यसभा से 1 सांसद को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश ने इस मुद्दे पर कहा कि इतनी बड़ी घटना घटी, लेकिन सरकार की ओर से औपचारिक बयान भी नहीं आया। ये तानाशाही उन्होंने बताई। संसद की सुरक्षा पर हंगामे को लेकर टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया है। हंगामे को लेकर सभापति ने डेरेक ओब्रायन को पहले कड़ी चेतावनी दी और उन्हें सदन से बाहर जाने को कहा, लेकिन जब वो नहीं माने तो उन्हें निलंबित करने का फैसला किया गया। इस बीच संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने और लोकसभा में हंगामा मचाने के चारों आरोपियों को, जिनमें से 2 संसद के बाहर थे, 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है।
उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में आज पेश किया गया। कोर्ट में पुलिस ने कहा कि कई और आरोपियों को पकड़ना अभी बाकी है। इसके अलावा ये भी पता करना है कि घटना का मकसद सिर्फ अपनी बात ही रखना था या फिर किसी बड़ी घटना को अंजाम देना था। इस घटना की पूरी साजिश कैसे रची गई, क्या फरार ललित झा ही इस घटना का मास्टरमाइंड है, देखिए ये खास रिपोर्ट। संसद की सुरक्षा में सेंधमारी करने वाले 4 आरोपियों नीलम आजाद, मनोरंजन डी, सागर शर्मा और अमोल शिंदे को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपियों को 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। इससे पहले बुधवार देर रात दिल्ली पुलिस ने सभी 4 आरोपियों को यूएपीए के तहत गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि जांच एजेंसी ये मानती है कि सरकार से नाराजगी का ये तरीका नहीं हो सकता कि कोई पूरी प्लानिंग के साथ संसद की सुरक्षा भेद कर संसद के अंदर घुस जाए। इसीलिए आरोपियों के इस काम को राष्ट्रद्रोह माना जा रहा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी सोशल मीडिया पर भगत सिंह फैन क्लब से जुड़े हुए थे। आरोपियों ने संसद पर हमले के लिए लंबी तैयारी की। सबसे पहले सभी आरोपी 1.5 साल पहले मैसूर में मिले थे। फिर इसी साल मार्च में चंडीगढ़ में किसानों के प्रदर्शन में मिले। 9 महीने बाद सभी एक बार फिर से मिले और तभी प्लान बनाया था। बजट सत्र के दौरान बंगलोर से आकर मनोरंजन ने संसद भवन की पूरी रेकी की थी, जिससे उसे पता चला कि संसद भवन में सुरक्षा कर्मी जूतों की जांच नहीं करते। जुलाई में सागर लखनऊ से आया और संसद भवन के बाहर की रेकी की। इसके बाद 10 दिसंबर को एक एक कर सभी अपने अपने राज्य से दिल्ली पहुंचे। मनोरंजन फ्लाइट से आया। सभी लोग 10 दिसंबर की रात गुरुग्राम में विक्की के घर पर पहुंचे थे। अमोल महाराष्ट्र से कलर वाला पटाखा लेकर आया था। 13 दिसंबर को सुबह लगभग 9 बजे महादेव रोड से सांसद के पीए से पास कलेक्ट किया। सभी लोग इंडिया गेट पर मिले, जहां सभी को कलर वाला पटाखा बांटा गया। फिर आरोपी संसद भवन पहुंचे और स्मोक स्टिक से धुआं कर दिया। आरोपी ललित झा इसका वीडियो बना रहा था। जैसे ही हंगामा हुआ, वो सभी का मोबाइल लेकर भाग गया। हंगामे के बाद भागते वक्त ललित ने हंगामे का वीडियो अपने एक दोस्त नीलाक्ष को भेजा। नीलाक्ष कोलकाता में एक एनजीओ चलाता है और उसी एनजीओ में ललित महासचिव है। पुलिस को शक है कि इस घटना का मास्टरमाइंड ललित हो सकता है। हालांकि उसकी तलाश जारी है और उसकी आखिरी लोकेशन राजस्थान में मिली है। आरोपियों ने बताया कि वो किसानों के मुद्दों, बेरोजगारी और मणिपुर के मुद्दे पर सरकार से नाराज थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। संसद पर हमले की बरसी वाले दिन को हंगामे के लिए चुनना, एक सांसद के जरिए संसद के पास हासिल करना, 1.5 साल से प्लानिंग करना और संसद की रेकी करना, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो बड़ी साजिश की तरफ इशारा करती हैं। और सवाल ये भी है कि क्या इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है। नई दिल्ली से कैमरामैन राकेश सिंह के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट से आज एक बड़ी खबर आई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसका सर्वे कराने की मांग पर मुहर लगा दी है और सर्वे कोर्ट कमिश्नर करेंगे, जिनका नाम तय होना बाकी है। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में अब 18 दिसंबर को हाईकोर्ट एडवोकेट कमिश्नर के सर्वे की रूपरेखा तय करेगी। उसी दिन यह तय होगा कि एडवोकेट कमिश्नर कौन होगा, सर्वे कब से शुरू होगा, सुरक्षा के क्या इंतजाम होंगे और सर्वे का स्वरूप क्या होगा। कृष्ण जन्मभूमि के केस में जो हमारी मांग थी कि शाही ईदगाह मस्जिद में एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे कराया जाए जी, उस सर्वे की एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया है जी जी। कब से शुरू जो शाही जो शाही ईदगाह मस्जिद की डिमांड थी कि पहले 7/11 की एप्लीकेशन डिसाइड की जाए, उसके बाद एडवोकेट कमीशन की एप्लीकेशन सुनी जाए, उस आर्गुमेंट को माननीय न्यायालय ने रिजेक्ट कर दिया है। एडवोकेट कमीशन में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे, उसकी क्या मोडेलिटीज होंगी, उसके लिए माननीय न्यायालय ने 18 दिसंबर लगाई है, जिसमें मोडेलिटीज तय की जाएंगी। इस विवाद में मंदिर पक्ष ने भगवान श्री कृष्ण विराजमान कटरा केशव देव की तरफ से याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट के जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई के पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत ने इस अर्जी पर सुनवाई पूरी होने के बाद 16 नवंबर को अपना फैसला रिजर्व कर लिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने हिंदू पक्ष की अपील पर कोर्ट कमीशन की कार्रवाई की इजाज़त दे दी।
अब कोर्ट 18 दिसंबर को ये तय करेगा कि आखिर कोर्ट कमीशन की कार्रवाई कैसे होगी, किसकी मौजूदगी में होगी, इसका ड्यूरेशन क्या होगा और इसकी रिपोर्ट कब तक देनी होगी। इस बीच में मुस्लिम पक्ष की अपील पर जो हाईकोर्ट है वो ऑर्डर 7 रूल 11 की भी सुनवाई 18 दिसंबर के बाद शुरू कर सकता है। आज एक और अर्जी भी दाखिल की गई जिसमें विवाद से जुड़े सभी मुकदमों की सुनवाई एक साथ किए जाने की अपील की गई है। इस मामले में अब तक कुल 18 मुकदमे दाखिल किए गए हैं। इन सभी मुकदमों की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट सीधे तौर पर कर रहा है। अयोध्या विवाद की तर्ज पर मूल वाद की सुनवाई सीधे तौर पर हाईकोर्ट में हो रही है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में हिंदू पक्ष की तरफ से डाली गई अपील पर सुनवाई करते हुए मथुरा की अदालत ने पिछले साल दिसंबर महीने में अमीन सर्वे की इजाज़त दे दी थी और कहा था कि अमीन 20 जनवरी तक इस मामले में सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने अपील की, मामला ऊपर की अदालत में गया और इस बीच में हाईकोर्ट ने मई 2023 में मथुरा में चल रहे सभी मामलों को अपने पास ले लिया। वर्तमान में कुल 18 ऐसे मामले हैं जो कि मथुरा के विवाद से जुड़े हुए हैं और इन सभी की सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही है। हिंदू पक्ष ने आज एक और अपील दाखिल करते हुए कहा है कि मथुरा के मामले में हाईकोर्ट सभी मामलों को एक साथ सुने। ये अपील एक्सेप्ट होगी कि नहीं, ये तो फिलहाल फ्यूचर में पता चलेगा। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद राशिद फिरंगी महली ने कहा कि मुस्लिम पक्ष कोर्ट के फैसले का सम्मान करता है। उन्होंने कहा कि ईदगाह कोई नई नहीं है, सैकड़ों साल पहले बनाई गई है। ये ईदगाह कोई आज नहीं बनाई गई है, सैकड़ों हजारों साल पुरानी ईदगाह है और कभी भी मुसलमान अपनी कोई भी इबादतगाह, चाहे मस्जिद हो चाहे ईदगाह हो, किसी की भी दूसरी ज़मीन पर कब्जा करके नहीं बनाते हैं, क्योंकि उस पर एज पर इस्लामिक लॉ वहाँ पर इबादत करना ही जायज़ नहीं होता है। लिहाजा मुसलमान कभी भी किसी की भी दूसरे की ज़मीन पर इबादतगाह तामीर नहीं कर सकता है। मुस्लिम पक्ष इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। हालांकि वाराणसी के ज्ञानवापी में कोर्ट कमिश्नर के सर्वे के बाद एएसआई ने सर्वे कर लिया है। ऐसे में मस्जिद पक्ष पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से मथुरा में कोर्ट कमिश्नर की इजाज़त ना मिले, वरना आगे कोर्ट की सुनवाई में उसे मजबूत पैरवी करना मुश्किल हो सकता है। काशी के बाद अब मथुरा में भी कोर्ट कमीशन की कार्रवाई होगी और इन दोनों मामलों से साफ हो गया है कि काशी और मथुरा का जो मामला है वो आने वाले भविष्य में और पेचीदा हो सकता है। कोर्ट में सुनवाई चल रही है, मुस्लिम पक्ष की अपनी दलीलें हैं। मुस्लिम पक्ष 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देता है, लेकिन हिंदू पक्ष का कहना ये है कि चूँकि ये सभी विवाद 500 साल पुराने हैं, इसलिए 1991 का ये कानून लागू नहीं होता। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो फिलहाल भविष्य में पता चलेगा, लेकिन जाहिर है कि कोर्ट के इन आदेशों के बाद हिंदू पक्ष की जो अपील है वो और मजबूत हुई है। कोर्ट का फैसला कब आएगा इसका सबको इंतज़ार है। फिलहाल हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष अपने अपने तर्क कोर्ट के सामने रख रहे हैं। कैमरा पर्सन विनीत के साथ रणवीर, एनडीटीवी, लखनऊ। खबरों की खबर में आज इतना ही। कल फिर कुछ नई खबरों के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।